दोस्तों, आज हमारे साथ भारत सरकार के परिवहन क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में संयुक्त महाप्रबंधन के पद पर कार्यरत और यात्रा लेखन के लेखक ऋषि जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी कई यात्राओं पर पुस्तकें भी लिखी हैं। तो आज उन्हीं कुछ पुस्तकों पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश घूमे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? उसके जो आपने इतने कई राज्य घूमे, तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि भारत के सभी 36 राज्य मुझे घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये कहना कि कैसा अनुभव रहा, मतलब अपना देश, अपना घर देखना किसे अच्छा नहीं लगता, और अपने देश के सभी राज्य देखना जो है किसी अजूबे से कम नहीं है, मैं कह सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि राज्य मेरे बहुत जल्दी हो गए, इन सबको कवर करने में मुझे कई वर्ष लगे और अथक प्रयास करना पड़ा मुझे, और इच्छा शक्ति के बल पर ही ये सब हो पाया। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि एक लेखक के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत कब और कैसे की? दरअसल 2012 में मैं कैलाश मानसरोवर गया था, और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इतनी दैवीय है, मतलब कि ईश्वरीय भक्ति कह लीजिए, कि वहाँ जो भी जाता है, जिस पर ईश्वर का वरदान जिसको प्राप्त होता है, मुझे लगता है कि वही जा सकता है कैलाश मानसरोवर। तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महादेव ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और वो उस यात्रा के बारे में जितना सुना था उससे कई गुना ज़्यादा जब हम गए तो फील किया कि वाकई वो यात्रा एक दैवीय यात्रा थी। तो जब उस यात्रा को हमने किया, 13 दिन की वो यात्रा थी, और लगा कि ये इस यात्रा के अनुभवों को मुझे साझा करना चाहिए उन सभी के साथ जो कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं और जो इस तरह की यात्राएं करना चाहते हैं। यहीं से मेरा लेखन का सफ़र शुरू हुआ। मेरी पहली पुस्तक आई कैलाश दर्शन, कुछ यादें कुछ बातें। सर, आपने इतने सारे राज्य घूमे, तो आपका सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? प्लीज ये भी हमें बताइए। राज्य तो मेरे सारे पसंदीदा, लेकिन आप ये सवाल ये होना चाहिए था कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी। तो जगह मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है वो लद्दाख लगता है। अगर हम उत्तर में बात करें, लद्दाख बहुत खूबसूरत है, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो मुझे अंडमान निकोबार बहुत अच्छा लगता है। और अंडमान निकोबार मेरे हिसाब से हर भारतीय को एक बार अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पर जो काला पानी है, वहाँ पर जो जेल बनी हुई है, सेलुलर जेल जिसको बोलते हैं, वो जा कर के उसका दर्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारी आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उनको किस हद तक प्रताड़ित किया जाता था वहाँ पर। वीर सावरकर हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे अन्य हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम के जिन्होंने ध्वजा अपने हाथ में लेकर के हमारे को आज़ादी दिलवाई है। तो वो जगह एक बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ जरूर सभी को जाना चाहिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपका ज़्यादातर साहित्य लेखन देशभक्ति पर आधारित है। आपके लेखन का रुझान देशभक्ति साहित्य की ओर कैसे हुआ? मैंने जब अपना यात्रा लेखन का कार्यक्रम शुरू किया था तो एक यायावर की तरह ही किया था, मतलब कि उसमें भक्ति का पुट ज़्यादा था, जैसे मैंने कैलाश मानसरोवर के बारे में बताया। लेकिन फिर मैंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था देशभक्ति के पावन तीर। तो वो अभी तक मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है, देशभक्ति के पावन तीर। उस पुस्तक में मैंने जो कहानी शुरू की है, भारत की स्वतंत्रता की कहानी शुरू की है, स्वतंत्रता संग्राम की कहानी शुरू की है, कि 1857 में कैसे वो संघर्ष हमारा शुरू हुआ था। और उसमें कारगिल वॉर तक मैं गया हूँ, मतलब 1857 का जो हमारा संघर्ष था, उसके बाद हमारी जो काला पानी के ऊपर मेरा एक चैप्टर है उसमें, और उसके बाद 1947-48 में जो हमारे पाकिस्तान के साथ वॉर हुई उसके ऊपर एक चैप्टर है, 62 वॉर है, 71 वॉर है, इसी तरह कारगिल वॉर तक है। लेकिन जो यूनिक बात उसके अंदर ये है कि उसमें इन सभी जगहों से संबंधित जो भी, मतलब इन वाक्यों से संबंधित जो भी जगहें थी उस पर मैंने पर्सनली ट्रैवल किया। जैसे मंगल पांडे को कहाँ फांसी हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, तो आई ट्रैवल्ड अप टू बैरकपुर पर्सनली, वहाँ जाकर देखा, उस चीज़ को आत्मसात किया, उसको फील किया, उसके बाद उसको मैंने इस पुस्तक के रूप में उठाया। तो जब मैंने ये पुस्तक लिख ली
तब मुझे लगा कि ये विषय मेरे अंतर मन तक छू गया, क्योंकि इसका भी एक बैकग्राउंड है कि मैं अपने स्कूल के समय में एनसीसी में था, तो उसी समय से मतलब कि था, और मैं कहीं ना कहीं एनडीए क्लियर करके आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पाए, तो अब कलम से ही हम बंदूक चला रहे हैं। सर, सरकारी नौकरी में रहते हुए आपका भारत भ्रमण का जो आपका सरकारी नौकरी में रहते हुए आपने कैसे संभव किया? क्योंकि हमने सुना है कि सरकारी नौकरी के दौरान बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप बिजी भी बहुत रहते होंगे, तो आपने अपने इस ट्रैवल के जो आपका वो है शौक है, उसे कैसे पूरा किया? देखिए, मैं कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी मुझे व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त होता है, मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आपको समय कैसे देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपका पैशन होती है ना, उसके लिए आपको समय निकालना नहीं पड़ता, उसके लिए समय आपको स्वतः मिल जाता है। ये हम सभी के साथ जीवन में है, लेकिन हमें उसके लिए एक अपनी बहुत शिद्दत से प्रयास करना पड़ता है। तो घूमने के लिए मैं सबसे पहली बात बताऊं कि घूमने के लिए ना तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ना ज़्यादा समय चाहिए, सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए। कई लोग मुझे मिलते हैं कि मतलब कि आप के साथ हमें यहाँ जाना है, आपके साथ हमें वहाँ जाना है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, नहीं, आप नहीं जा सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में क्या है। मेरी प्रायोरिटी लाइफ में, अगर मैंने कोई टूर प्रोग्राम बना लिया तो मैं उसको एग्जीक्यूट जरूर करूँ कि करना है, तो सारी मीटिंग साइड में, सब कुछ साइड में, लेकिन अगर जाना है तो जाना है। और कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं, जैसे कई सारे मेरे मित्र हैं, बोलते हैं कि हमें यार वैष्णो देवी जाना है, माँ बुला नहीं रही। तो मैं कहता हूँ इसमें माँ को दोष मत दो, टिकट बुक कराओ, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, थोड़ी हिम्मत करो और चले जाओ, किसने रोका। तो यात्राएं मेरे हिसाब से हमें साहसी बनाती है और हमें पेशेंस सिखाती है लाइफ के अंदर। साहसी कैसे बनाती है हमें कि जब हम सब ना बहुत सिक्योर फील करना चाहते हैं अपने आप, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। कोई अगर आज आपको कह दे कि आप प्रगति मैदान से बस पकड़िए और आप सराय काले खां चले जाइए, आपको उसमें भी मतलब हमें एक आम व्यक्ति को सोच में पड़ जाएगा कि यार अच्छा कैसे जाऊँ, अच्छा यहाँ से पहले ऑटो लेना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेट्रो लेना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। और जब आपको यात्राएं करनी पड़ती है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको टिकट बुक कराना पड़ता है। अगर आप हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग थोड़ी सी एडवांस में करनी पड़ती है। तो प्लानिंग करिए, किसने रोका, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्लानिंग पुअर है, आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है, तो आप ये कहें नहीं हमें तो भगवान ने भी बुलाया नहीं, भगवान हमें नहीं बुलाते, आपको बुला लेते हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। तो अगर हमें अपने जीवन में, मुझे ये लगता है कि यात्राएं जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे लिए कम से कम यात्राएं जो है, जैसे फूड फॉर सोल होता है ना, तो जर्नी इज लाइक फूड फॉर माई सोल। तो इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि आपको घूमने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आप किसी को भी अगर जाने की इच्छा हो, मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकता है। मैं बता सकता हूँ उसको कि 500,000 रुपये में कैसे हो सकता है। आज भी दिन में मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप यात्राएं कैसे करते थे। मैंने कहा जब मैं रेलवे में था तो उस समय मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे कि हम अपना ऐसा प्लान करते थे कि हमारी जो रात आती थी वो ट्रेन में आती, ताकि होटल के पैसे बच जाए। रेलवे में होने का एक फ़ायदा ये होता था कि उतरो किसी भी स्टेशन पे, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, किसी में भी घुस जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर अपना झोला किसी रेलवे वाले को नमस्ते करो, भाई साहब परिचय दो, ये हमारा झोला पड़ा, हम शाम को आएंगे। शाम को वहाँ से ट्रेन होती थी। तो पूरे दिन में आप कितना खर्च कर लोगे, कितना खा लोगे। तो उस जमाने में मैं 100 रुपये, मैंने क्या 100 से 125, 150 रुपये में वो शहर घूम लेता था पूरा। तो शाम को जब हम आते थे तो वहीं से वो ट्रेन पकड़ते थे, फिर अगले डेस्टिनेशन पे चले जाते थे। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है यात्रा करने की तो उसे करिए। और मैं कहता हूँ कि ये इतना अच्छा शौक है यात्रा करने का, ये आपको एक नई ऊंचाइयों पर जीवन में ले जाता है। ये यात्राएं आपको नया अनुभव प्रदान करती है। एक बहुत ही महान ऋषि ने बात कही है कि घूमने से जो ज्ञान मिलता है वो कभी आपको किताब से नहीं मिल सकता। आप घूमिए, दुनिया देखिए। और मैं तो यही काम कर रहा हूँ, मैं घूमता हूँ, ज्ञान लेता हूँ और उन ज्ञान को, अपने ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ।
और अब तो मॉडर्न ज़माना है, लोग मेरे से पूछते हैं कि आप केवल पुस्तकों तक ही सीमित क्यों हैं। मैं तो पुस्तकों तक मैं सीमित नहीं, मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोरिंग इंडिया विदुषी करके मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, जिस पर मेरी 125 करीब फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, और जिसमें मैंने देश के विभिन्न स्थानों को दर्शाया और लोगों को हमेशा मोटिवेट किया कि आप जाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे मेरी तिरुपति की वीडियो है, उसको भी कई लाख लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने पूरा का पूरा बताया विस्तार से कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे दर्शन बुक कर सकते हैं। और मैं हर किसी को बोलता हूँ, अगर आपको कहीं भी जाने के लिए मेरी गाइडेंस चाहिए, आप सिंपली मेरे को ईमेल करिए, मैं आपको जवाब दूँ। पर कम से कम कुएं के मेंढक मत बने रहिए, कुएं से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए। मतलब मेरे को बेहतर इंसान बनने में मेरी ट्रैवलिंग में बहुत मदद है। सर, आप देशभक्ति साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आप जब भी अपनी यात्रा में तमाम शहीद के परिवारों से मिलते हैं तो वो लोग आपको अपना मानकर आपसे अपने अनुभव साझा करते हैं। वो लम्हे कैसे होते हैं, हमारे साथ इनके साथ साझा कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा ये मानना है कि जितने भी शहीदों के परिवार हैं, वो सिर्फ उनके परिवार नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों के परिवार हैं। और मेरे हिसाब से आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी 10, 20, 50 किलोमीटर की विसिनिटी में अगर आपको कोई पता है कि यहाँ कोई शहीद का परिवार रहता है, तो आपको साल में कम से कम 1 या 2 बार उनके घर जाकर उनसे मिलकर ज़रूर आना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कारगिल शहीदों के बहुत से परिवारों के टच में हूँ और जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो उनकी आंखों में जो पीड़ा दिखाई देती है ना, वो बहुत ही मतलब दर्दनाक होती है। लेकिन चूंकि शहीद के जो माँ बाप होते हैं वो तो रो भी नहीं सकते, वो रो भी नहीं सकते, लेकिन हम उनका दर्द थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं? उनसे मुलाकात करके, उनके परिवार को हम साल में 1 बार उनके शहीद के बर्थडे पर या उनके शहीद दिवस पर जाकर के याद करने, उन्हें लगे कि देश हमारे साथ खड़ा हुआ। उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके मतलब कि जब जाते हैं उन्हें खुशी मिलती है। कि जैसे अभी मेरे को बहुत ही यादगार इसमें कथन याद आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कैप्टन सौरभ कालिया के घर गया था। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे, मतलब जिनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके पाकिस्तान ने भेजा था। और उस समय देश में पूरे रोष फैल गया था, एक रोष की लहर आ गई थी पूरे देश में, जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके शरीर के साथ। और आप समझ सकते हैं कि उस परिवार को कितनी पीड़ा पहुंची हो। मतलब जब उनका शव वहाँ पर पालमपुर में आया था हिमाचल में, तो उनके शव की पहचान उनकी भौहों से उनके ब्रदर ने की। The entire face was mutilated. उनके अंग भक्त किए हुए थे, उनके शरीर पर जगह जगह दाग थे, मतलब लग रहा था कि उनको बहुत कष्ट दिया गया। तो इसी तरह से मतलब जैसे मेरे को एक और याद आ रहा है कि नोएडा में हमारे विजय थापर जी का परिवार रहता है। विजय थापर जी का जो एक लास्ट लेटर करके इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, आप कभी देखिएगा सभी लोग। उसमें उन्होंने एक बात अपने पिताजी को लिखी जब वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे। उनको पता था कि अब आज की लड़ाई इतनी गंभीर होने वाली है कि मतलब मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपने परिवार को, और जिसमें उन्होंने लिखा कि जब तक आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे, स्वर्ग की अप्सराएं मेरी सेवा कर रही हैं। और उन्होंने उस पत्र में एक बात लिखी कि अपने पिताजी को उन्होंने अनुरोध किया कि आप एक बार आकर देखना ज़रूर कि कारगिल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कितनी कठिन है और हमने कैसे वहाँ पर युद्ध लड़ा। मतलब मैं सभी श्रोताओं को यहाँ बताना चाहूँगा कि कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें दुश्मन हमारे से बहुत ऊपर बैठा हुआ था और हम सब नीचे थे, हमारे सैनिक। और वो एक असाध्य टास्क था, मतलब इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन भारतीय सेना इसी के लिए जानी जाती है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। तो जब आप उस लास्ट लेटर को पढ़ते हैं तो आप एक पुत्र की भावनाओं को समझ सकते हैं। और मैं कर्नल थापर को सलाम करता हूँ कि आज वो करीब 74 साल के हो गए हैं और कारगिल युद्ध को अभी 24 साल हो जाएंगे हुए। और वो
1999 के बाद हर वर्ष वहाँ पर कारगिल में जाते हैं और उस जगह पर नमन करके आते हैं जहाँ उनके पुत्र शहीद हुए। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक पिता को जो पुत्र ने अनुरोध किया था वो इस उम्र में भी उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये अनुभव जो है बड़े अलौकिक होते हैं और बड़े मतलब कि संवेदनशील होते हैं। आप में अगर भावनाएं, वो कहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन में अगर आपकी भावनाएं हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। अगर आप जीवन में से भावनाओं को निकाल दें तो जीवन शून्य है। एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जो अच्छा इंसान होता है वो संवेदनशील होता है, उसमें भावनाएं भरी होती हैं। चाहे वो माता पिता के प्रति भावनाएं हो, चाहे वो अपने कलीग्स के प्रति भावनाएं हो या बच्चों के प्रति भावनाएं हो। तो मतलब मेरा ये सारा लाइफ का कि भावनाएं है तो सब कुछ है। तो सभी को एक बार साल में कम से कम एक बार उन शहीदों के परिवारों से जाकर मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ। सर, आपने अपनी पुस्तकों में वीर सैनिकों के जीवन पर आधारित कॉमिक बुक्स में लिखी है, तो आपको इसका आइडिया कैसे आया? उस अनुभव को भी हमारे साथ साझा कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि हम इस बात पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी बात को आज की पीढ़ी तक पहुंचाएं कैसे। आज की पीढ़ी जो है, ज़रूरी नहीं कि वो पुस्तक पढ़ने का समय निकाले, ये बड़ा कटु सत्य है, लेकिन सत्य है तो क्या करें। तो आज की पीढ़ी को तक पहुंचने के लिए हमने पहले पुस्तकें बनाई, फिर अपना YouTube चैनल बनाया। फिर मुझे लगा कि छोटे बच्चों को कैसे आकर्षित करें कि वो इन शहीदों के बारे में जाने, इन वीरों के बारे में जाने। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, जो प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी हैं, वो हम पीयूष जी में अक्सर इकट्ठे बैठते हैं, तो कई बार जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कैसे चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है, तो ये उसी में एक आइडिया निकल के आया। तो ये आइडिया इतना कारगर सिद्ध हुआ है कि अभी पूरे देश में हमने वो कॉमिक्स जो है स्कूल से ऑर्डर आ रहे हैं और वो जा रही है और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी उन कॉमिक्स को उसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च होने जा रहा है अगले हफ्ते, और वो गुजराती में भी आ रही है। और अभी कल ही एक किसी पब्लिशर ने अप्रोच किया है पीयूष जी को कि हम इसको बांग्ला में भी करना है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, मतलब विधा कोई भी हो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चों तक बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। आप इसको ऐसे सोचिए कि यहाँ पर जितने भी लोग जिस हॉल में बैठे हुए हैं, इसमें से करीब 70% लोगों ने कारगिल की लड़ाई देखी होगी या उसको क्लोजली देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। मतलब कारगिल का युद्ध एक पहला ऐसा युद्ध था भारत के इतिहास में जिसे लोगों ने ड्राइंग रूम में बैठा, क्योंकि 99 से पहले जब 71 की वॉर हुई थी तो टेलीविज़न नहीं होते थे। लोग ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो घुमा के सुनते थे, यार सुनो किसी तरह से आज क्या हुआ युद्ध में, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। बट 99 की वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसको हमने टेलीविज़न पे देखा, उसको एनालिसिस किया। हम यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर आप 25 साल आगे चले जाएं, 25 साल के बाद जब बच्चे आज के बड़े हुए जिन्होंने कारगिल युद्ध नहीं देखा, तो उन तक उनकी स्मृति में कैसे रहेगी ये बात कि उन्हें पता होना चाहिए ना कि 25 साल बाद जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो उनको पास ऑन कैसे करें। वो कहते हैं कि किसी भी जो इंसान की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है कि अपनी लेगेसी जो उसको मिली है, हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें जो संस्कृति मिली है, वो हमें आगे पास ऑन करनी है अगली जनरेशन। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो लेकिन ये प्रश्न आज हम घर जाकर अपने आप से सभी लोग पूछें कि क्या हम इस जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं? मतलब कितने प्रतिशत लोग इस जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो कृपया करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चों को शहीदों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आगे जो भी लेगेसी पास हो वो बिल्कुल क्लियर हो और बच्चों की स्मृति में रहे। तो इसीलिए हमने एक कॉमिक बनाया और बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया। भारत में कई महान क्रांतिकारी हैं, आपको सबसे अधिक किन क्रांतिकारियों ने प्रभावित किया? देखिए, मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि भारत को आज़ाद कराने के लिए 7.5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो मेरे लिए तो सभी 7.5 लाख प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। हालांकि 7.5 लाख लोगों में से पॉपुलर तो कुछ ही फेसेस हैं,
लेकिन जो गुमनामी में खो गए वीर योद्धा, उनको हम सब आज इस मंच के माध्यम से सलाम करते हैं। लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब भी जरूर दूंगा कि मेरे जो दो पसंदीदा नायक इतिहास में कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो पसंदीदा नायक हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह हैं, दूसरे चंद्रशेखर आजाद। शहीद आजम भगत सिंह को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है। मेरी जो किताब है देशभक्ति के पावन तीर्थ, उसमें मैंने शहीद भगत सिंह के गांव में मैं गया हूँ, और उनकी जो समाधि है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की जो समाधि है, आज यहाँ जितने लोग, आप में से कोई भगत सिंह की समाधि पर गया क्या आज तक? श्रोतागण, भगत सिंह की जो देखिए एक भी हाथ नहीं उठाया हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कल ही एक मोदी जी ने एक कार्यक्रम में अपने पर्यटन मंत्री को बोला कि हमें जो पर्यटन की कई सारी उसमें धाराओं को एक्सप्लोर करना चाहिए। उन्होंने 5-6 नाम बोले, मेडिकल टूरिज्म, ये टूरिज्म, वो टूरिज्म। तो मैंने आज ही मोदी जी को ट्वीट किया, मैंने कहा हमें पैट्रियोटिक टूरिज्म भी लॉन्च करना चाहिए। मतलब पैट्रियोटिक टूरिज्म में क्या होगा कि जैसे आज की पीढ़ी को भगत सिंह साहब जो कई साल पहले आए, ठीक है, आज की पीढ़ी को उनके बारे में बहुत पता होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ 50 साल की उम्र, 40 साल, 60 साल वाले भी बैठे हैं, अगर हम भगत सिंह जैसे शहीद आजम भगत सिंह जो इतना बड़ा नाम है, उनके समाधि पर अगर हम आज तक नहीं गए, या उनके समाधि का, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कहाँ पर है, मैं ही बता देता हूँ कहाँ पर है। वो फिरोजपुर में है उनकी समाधि। 1971 में उस समाधि को पाकिस्तान ने जब युद्ध किया था तो उसको काफ़ी डैमेज कर दिया था। तो उस एरिया को हमने 2 साल तक बंद रखा, फिर उसको रेनोवेट किया। अभी मोदी सरकार ने उसको बहुत अच्छा रूप दिया है। तो जो मैं बात कर रहा था पैट्रियोटिक टूरिज्म की, मैंने सरकार को ये एक सुझाव दिया है कि आप स्कूल के बच्चों के साथ टाई अप करें। यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन जाए, IRCTC के साथ टाई अप हो सकता है, पूरी की पूरी ट्रेन उसी स्कूल की हो, और वहाँ पर जाए, पूरा उनको समाधि दिखाए और उनको भगत सिंह के इतिहास के बारे में बताए। मतलब नॉट ओनली भगत सिंह, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जहाँ अपनी जान दी थी, इलाहाबाद प्रयागराज में दी थी, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जहाँ उनका जन्म हुआ, और वो अज्ञातवास में भी रहते अपने अंतिम दिनों में। वो जो अज्ञातवास है वो हमारा, जब हम ओरछा जाते हैं, ओरछा से पहले एक जगह आती है सतारा, वो आश्रम आज भी वहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना अज्ञातवास काटा था। वो नदी आज भी वहाँ पर बहती है, वो कमरा आज भी है। लेकिन दुख होता है देख करके कितने लोग वहाँ पर जाते हैं। मतलब जब हम राम जी के मंदिर ओरछा हजारों लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ये देखते हैं बोर्ड, हाँ ये शहीद पार्क है, कुछ होगा। लेकिन हम थोड़ा सा संवेदनशील बने। मैं तो इतना ही चाहता हूँ, मुझे पुस्तकों के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो लेगेसी अच्छे से पास ऑन हो गई। आपने जो अपनी पुस्तकें लिखी है, 4 किताबें थी जिसके लिए आपको पुरस्कार मिला है, तो आपको वो अनुभव कैसा था जब आपको उन 4 किताबों के लिए पुरस्कृत किया गया था? देखिए, वो अनुभव ऐसा होता है कि जब शादी के बाद बच्चा पैदा होता है ना, पहली बार हम बाप बनते हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो पिता बने होंगे पहली बार, तो इतनी खुशी होती है जब हम पिता बनते हैं। तो मुझे वही अनुभव हुआ था कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा खुशी। ऑब्वियसली मैं कई बार हंसता हूँ, आज के कई युवा मेरे साथ लेकर आकर के जब बैठते हैं, पूछते कि बुक्स ये बुक्स वो, तो मैं उनको कहता हूँ ये बुक्स नहीं, ये हमारे बेबी है। मतलब जहाँ भी मुझे मेरी किताब दिखती है, मुझे लगता है मेरा बच्चा बैठा हो। क्योंकि जब आपकी किताब, आप किसी चीज़ की रचना करते हैं, आप सृजन कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो जब आप उसका सृजन करते हैं, जब वो किताब छप जाती है, जब वो लॉन्च हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव लगता है। और ऑब्वियसली जब सरकार आपके काम को सराहती है और आपके काम को रिकग्नाइज करती है, दुनिया आपके काम को रिकग्नाइज करती है, आपकी किताबों को पढ़ती है, और आप तक जब फीडबैक्स मिलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे पहली किताब कैलाश मानसरोवर की जो थी, कुछ यादें कुछ बातें, वो किताब जिन जिन लोगों ने पढ़ी, उन्होंने मुझे एक फीडबैक कॉमन था सभी का। हमको फीडबैक था कि हमें ऐसा लगा कि हम आपके साथ कैलाश यात्रा कर रहे हैं।
तो इससे अच्छा फीडबैक आपको और क्या मिल सकता है कि जो पढ़ रहा है उसे लग रहा है कि वो कैलाश की यात्रा कर रहा है। तो जब आपको इस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से मेरी एक और किताब अतुल्य भारत की खोज को पुरस्कृत किया गया। अतुल्य भारत की खोज मेरी बेसिकली किताब है जो मैं देश के सभी 36 राज्य घूमा हूँ। मैंने उनको समअप करने का प्रयास किया, अच्छी अच्छी जगहें उसके अंदर लिखी, मैं कैसे गया, मेरे को कैसा अनुभव हुआ, तो वो उसके बारे में। फिर देशभक्ति के पावन तीर्थ के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसको प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरी एक अन्य पुस्तक को मिला पुरस्कार, वो थी एक भारतीय की जापान यात्रा। तो वर्ष 2017 में मुझे करीब 17 दिनों तक जापान में कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। तो जापान हमेशा से मुझे प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद जब अपनी ऐतिहासिक अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वो जापान होते थे और उन्होंने लिखा जापान के बारे में कि हर भारतीय को अपने जीवन काल में एक बार जापान जरूर होना चाहिए और देखना चाहिए कि जापानी लोग किस तरह से काम करते हैं। मैं आज भी जापानीज लोगों का बहुत फैन हूँ। जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे जापानियों और भारतीयों में लगता है, मतलब कि सत्य कहने में कोई मतलब शर्म नहीं होनी चाहिए और बड़ी बेबाकी और बड़ी ईमानदारी से मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि आप जापान में कोई भी किसी से काम बोलेंगे वो पहले सोचेगा इससे मेरे देश का क्या फायदा होने वाला है, और हम सोचते हैं इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम भी कभी, जब इतना प्रयास हो रहा है, भारत को अमृत काल की तरफ भारत बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि हम लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सोच को भी अगर हम धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू करेंगे, जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि इस चीज़ से मेरा फायदा नहीं, मेरे देश का क्या फायदा हो रहा है, तो उस दिन हम मतलब कि भारत को रियल अमृत काल में ले जाएंगे और भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। घूमने और लिखने से ही समय नहीं मिलता। शौक वैसे मेरे बहुत है, मैं पॉडकास्ट भी ट्राई कर रहा हूँ आजकल। मतलब मेरे को लगता है कि वही बात है कि हर विधा उसको फॉलो करना चाहिए जिससे मेरी बात श्रोताओं तक पहुँच सके, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ। और बाकी रंगमंच से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा, तो रंगमंच में नाटक देखना और उसमें हिस्सा लेना। मैं रेलवे की टीम में भी रहा हूँ नाटक की, जिसने कई सारे अवार्ड जीते। तो कोशिश करते हैं धीरे धीरे कुछ और करें, करना भी चाहिए। तो कहते हैं ना कि इंसान अगर बने हैं तो हर दिन हमें कुछ बेटर करना है। मतलब कल मैं जो कल ऋषि राज था वो आज नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए। फोन्स भी हमारे थोड़े दिन बाद अपग्रेडेशन मांगते हैं, भैया मैं थक गया हूँ, फोन अपग्रेड करिए, मेरे को अपग्रेड करिए। आप ही फटाफट करते हैं अपग्रेड कि अरे इसको अपग्रेड करो यार, नहीं तो मैं स्लो हो जाऊँगा, मेरा कॉल नहीं जल्दी लगेगा, मेरा फोटो ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसी तरह से हमें भी अपने आप को रोज अपग्रेड करना है। सर, आपकी लेखन की एक और विशेषता यात्रा लेखन है, जैसे हमें पता है। तो आपने यात्रा लेखन को भी अपनी लेखन की विशेषता बनाया है? क्योंकि अभी तक मैंने कहीं और हाथ आजमाया ही नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। यात्रा लेखन मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है। और वो क्यों करता है कि यात्रा लेखन एक ऐसा लेखन है जिसमें आप सच्चाई जो है कागज पर उकेरते हैं। मतलब कि एक तो ये नॉन फिक्शन है, ठीक है ना, नॉन फिक्शन विधा है, और आप जो देखते हैं आप वही लिखते हैं। तो इसलिए मुझे यात्रा लेखन बहुत अट्रैक्ट करता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अपनी ओर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो मुझे लगता है मैंने जब से टॉक शुरू किया युवाओं को ही संदेश दे रहा हूँ। तो लेकिन एक जो विशेष संदेश यही है कि अपने भारत को देखिए, भारत बहुत खूबसूरत है। घर से बाहर निकलिए, मोबाइल से बाहर निकलिए, देश को देखिए, देश को जानिए। और दिल्ली में रहने वाले तो इतने लक्की है बाय गॉड, मैं बताऊँ आपको। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका अगर मन करे मुझे बर्फ़ देखनी है तो 12 घंटे दूर आप रोहतांग पहुँच जाते हैं। अगर आपका मन करता है नहीं मेरे को तो रेत देखनी है, राजस्थान देखना, रेगिस्तान देखना, तो जैसलमेर पहुँच जाते हैं 12 घंटे में। आपको मन करता है मुझे समुद्र देखना है तो आप राजधानी पकड़िए, 12 घंटे में दमन पहुँच जाते हैं। तो इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हमारे पास सब चीज़ इतनी पास है, सिर्फ चाहिए एक इच्छा शक्ति
वो एक मुझे शायर की बात याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक इच्छा शक्ति जागृत करिए अपने अंदर और देखिए। और दूसरी एक शेर पे बात हुई तो मुझे एक और शेर याद आ गया जो अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ कि जवानी अब जब तक शरीर में है आप घूमिए, आप बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। मैं 60 का होऊंगा तो मैं इस तीर्थ यात्रा पर निकलूंगा, अगर मैं 65 का हो जाए, एक बार रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगा। जब घुटने नहीं चलेगा तो आप क्या जाएंगे? तो आप उसका वेट मत करिए, आप घूमिए। और ये शेर जो है मैं आपको बोलता हूँ कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही लेकिन नौजवानी फिर कहाँ। तो चाहे पैसे उधार लेके जाओ लेकिन आप जाइए, घूमिए। पैसे तो रिटायरमेंट के, जब रिटायरमेंट होगी सरकार बहुत सारा पैसा देगी, उससे उतार लीजिए। सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आप इतनी सारी जगहों पर घूमे हैं, तो आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खाना भी खाया है, तो आपको सबसे पसंदीदा खाना आपको किस जगह का लगा, हमें ये बताइए। बड़ा कठिन सवाल है, मेरा शरीर देख के लगता हो कि मुझे खाना बहुत पसंद है। भारत के देखिए हर हिस्से का जो खाना है ना वो यूनिक है, और यूनिक इन द सेंस के जब आप दक्षिण भारत में होते हैं तो आप दक्षिण भारत के रसा स्वादन करिए उनके खाने में। वहाँ जाकर आप राजमा चावल या शाही पनीर मत ढूंढिए, आप उनका जो है सांभर एंजॉय करिए, आप उनकी इडली एंजॉय करिए, आप उनका वड़ा एंजॉय करिए, डोसा एंजॉय करिए। इसी तरह से जब आप जम्मू कश्मीर में होते हैं या लेह लद्दाख में होते हैं, वहाँ का लोकल क्यूजिन आप ज़रूर ट्राई करें और उसी में आप प्रसन्नता ढूंढिए। जैसे मैंने आज की टॉक की स्टार्टिंग में कहा था कि यात्राएं हमें पेशेंस सिखाती हैं। पेशेंस कैसे सिखाती है? घर में माँ का हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म खाना थाली में आ जाता है, लेकिन जब आप घूमने जाते हैं तो वो ढाबे में बना होता है, उसमें पता नहीं किसी में मिर्ची नहीं होती, किसी में नमक नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप दक्षिण भारत में जाकर बोलते हैं कि मुझे राजमा चावल खाना है, तो जब वो आता है राजमा चावल आप सर पकड़ लेते हैं कि इसमें राजमा का है और इसमें चावल का है। तो वो फिर एक पेशेंस डेवलप होता है कि भाई कोई चारा ही नहीं है, यही खाना है। तो इस तरह से यात्राएं पेशेंस भी सिखाती हैं। तो खाना हर जगह का बहुत स्वाद है। भारत में इंटरनेशनली 10 देशों में जा चुका हूं, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि विदेश में आपको क्या चीज़ है वो है वहाँ पर नहीं है और इंडिया में है। तो मैं उनको बोलता हूँ जो खाना भारत में है वो पूरे विश्व भर में नहीं है। मतलब हम जब गर्मा गर्म ताज़ी सब्जी खाते हैं विदेश में कहीं नहीं मिलती, आप तरस जाते हैं, स्पेशली जब आप शाकाहारी। तो हम लोग सब ब्लेस्ड है कि हम यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और भारत में रहते हैं और इतना अच्छा खा पी रहे हैं। सिर्फ हवा पानी को छोड़ दें तो बाकी सब तो बढ़िया ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ऋषि साहब आपका, आपने इतनी परिपक्वता से हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया और उम्मीद है कि पाठकों को भी आनंद आया होगा। और ख़ासतौर से ये बात तो तय है कि आपने कहा कि केवल बात जिस विषय की है और टाइम फ्रेम बनाने की है, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हर चीज़ उपलब्ध है दिल्ली में, कम से कम दिल्ली के आसपास तो आप घूम ही सकते हो अच्छे से। तो आप सभी आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।